नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का एक प्यारा टाइटल है, इसका नाम है ग्राम श्री। इस रचना को लिखने वाले कौन हैं? तो इस रचना को लिखने वाले हैं सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पर ग्राम श्री के जब संदर्भ में अगर बात करते हैं तो नाम ही लिखा हुआ है ग्राम श्री। इसका मतलब है कि इसके अंतर्गत उस प्रकार की बातों को हाईलाइट करता हुआ दिखाई देगा कि गाँव का जो एक दृश्य होता है वो कितना मनमोहक होता है और गांव का जो दृश्य होता है वो कितना यहाँ पर सुहावना होता है और किस प्रकार से यहाँ पर नदियाँ, पर्वत, पहाड़ और विभिन्न प्रकार की फसलें लहलाती हुई दिखाई देती है। तो इसी संदर्भ में इस पाठ को यहाँ पर शानदार तरीके से, जिनको हम यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, वही हमारे पास यहाँ पर विद्वान ने इसको बहुत शानदार तरीके से इंटरप्रेट किया है ना। तो इस पाठ को लेकर के यदि अगर अपन आगे की तो सबसे पहला अपने पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि हम सुमित्रानंदन पंत साहब का ये देखें कि इनका परिचय क्या है। तो जब अगर परिचय के संदर्भ में दो शब्द पहले आते हैं, आपको प्रश्न ऐसा आ सकता है कि शब्द शिल्प कवि किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर देना है कि शब्द शिल्प कवि हम सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आपके पास कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो है सुमित्रानंदन पंत साहब को कहा जाता है। कहने का तात्पर्य हमारे पास यहाँ पर यह है कि शब्द शिल्प कवि, अब शब्द शिल्प कवि इसलिए कहते हैं कि अपनी रचनाओं में इतने शानदार तरीके से शब्दों का यूज करते हैं कि उस पर जो है जबरदस्त तरीके वाली पकड़ होती है। प्रकृति के सुकुमार कवि इसलिए कहा जाता है कि अपनी रचनाओं में शानदार तरीके से बड़ा ही मार्मिक ढंग से प्रकृति का इन्होंने विवेचन किया है, वर्णन किया है ना। फिर बात आती है आपके पास जन्म की। जन्म इनका होता है 20 मई 1900 को, और कहां पर? तो आंसर आता है आपके पास कि उत्तराखंड का एक है, उस जिले का नाम क्या है? बागेश्वर जिला। और बागेश्वर जिले का कौन सा गांव? तो आंसर अपने पास यहां पर कौसानी गांव। तो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कौसानी गांव में इनका होता है। इनका निधन कब होता है, देहांत कब होता है? तो वो आंसर हमारे पास यहां पर 1977 1977 में इनका देहांत होता है। 1910 में शिक्षा प्राप्त करने हाई अल्मोड़ा 1910 में गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। फिर से अगर अपन आगे की तरफ इसमें बढ़ें तो अगला पॉइंट अपने पास ये आता है कि यहाँ अपना नाम उन्होंने गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया था। यहाँ पर इन्होंने नाम अपना गोसाई दत्त से बदल सुमित्रानंदन पंत रख लिया था। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि जब यहाँ पर देखते हैं तो इनका पहला नाम, प्रारंभिक नाम क्या है? गोसाई दत्त, जो बाद में यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत के रूप में आते हुए दिखाते हैं। और कब? तो जब ये 1910 में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा जाते हैं तब। तो ये अपने को यहाँ पर विशेष सिचुएशन के साथ याद रखना है इसको। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में भी हुई है। फिर यहाँ से आज़ादी के आंदोलन के दौरान, ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और अपने को इसको याद रखना है कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई जो है वहाँ पर कॉलेज छोड़ दिया। तो ये प्रश्न कई सारी जब दूसरी कॉम्पिटिशन एग्जाम को भी अगर देखते हैं तो वहाँ पर भी आया था कि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा जब कॉलेज छोड़ने की बात आती है तो कौन से महात्मा से, कौन से महोदय से, कौन से व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और उसके कारण उन्होंने वहाँ कॉलेज छोड़ दिया? तो आंसर आता है अपने पास महात्मा गांधी। फिर यहाँ पर वे अपने जीवन की दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन, है ना, 3 नाम आते हैं, पर जिसमें सबसे ज्यादा यदि अगर कोई पॉपुलर नाम आपके पास आता हुआ दिखाई देता है तो नाम इसमें यहाँ पर छायावाद। तो छायावाद के कारण ये छायावाद के रूप में इनको देखते हैं, पाते हैं। फिर ये प्रश्न जो है संभावनाएं बनती है और यहाँ पर यह है कि हमको तो ये जो पाठ पढ़ा रहे हैं, ये कविता पढ़ा रहे हैं, वो है ग्राम श्री, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास की प्रमुख काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें एक नाम आता है वीणा, दूसरा है ग्रंथि, तीसरा है गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चिदंबरा आदि नाम इसमें यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। अब इसमें से यहाँ पर प्रश्न ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? तो फिर अपने को इसका यहाँ पर आंसर देना पड़ सकता है या इनको अपने को कहीं ना कहीं याद करना पड़ेगा। फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है सन 1960 में। ये बड़ा ड्रीम का प्रश्न, और 90% अपनी मान करके चलेंगे कि ये प्रश्न अपने को आएगा। तो पहला प्रश्न तो आपके पास यहाँ पर ये कि सुमित्रानंद पंत को, जिन्हें हम गोसाई दत्त के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम शब्द शिल्प कवि भी कहते हैं, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि का दर्जा भी प्राप्त है, उनको 1960 में जो पुरस्कार मिला उसका नाम क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सी रचना के लिए, कौन सी काव्य कृति के लिए? तो आंसर आता है कला और बूढ़ा, इसके लिए जो है इनको यहाँ पर मिलता है। फिर बात आती है पद्म भूषण 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी इनको मिलता है। कब? आंसर आता है 1968 में। और कौन सी काव्य कृति के लिए? तो आंसर आता है चिदंबरा के लिए। तो चिदंबरा के लिए ज्ञान मिलता है, चिदंबरा के लिए ज्ञान मिलता है। और कला और बूढ़ा के लिए साहित्य मिलता है, कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। और ज्ञान के लिए चिदंबरा, चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो ये अपने को इसमें यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। और आंसर है कब? तो आंसर है 1968। फिर यहाँ पर इसके साथ साथ में एक पुरस्कार सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। अगला क्वालिटी वाला प्रश्न यह है कि सुमित्रानंद पंत को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? नंबर 1 साहित्य अकादमी पुरस्कार, नंबर 2 पद्म विभूषण पुरस्कार, नंबर 3 भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और नंबर 4 सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तब हम यहाँ पर कहेंगे कि पद्म विभूषण नहीं है, इनको जो मिला है वो आंसर अपने पास यहाँ पर क्या जाता है? तो पद्म भूषण वाला नाम जाता हुआ दिखाई देता है। ओके, फिर यहाँ से ये इनका जिस्ट है। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान की गई है, कि जो प्रकृति है और जो मानव है, इनके जो इंटरनल रिलेशन होते हैं, इस संबंधों की पहचान करते हैं इस कविता में। कौन सी? तो आंसर आता है यहाँ पर ग्राम श्री में, तो विशेष करके। फिर भाई बात है इसमें कि भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों का चयन करने के कारण, भावों के अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्प कवि भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट अपने पास कि शब्द शिल्प कवि कौन है, प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है, गोसाई दत्त किसे कहा जाता है, तो इन सब का आंसर आपके पास क्या जाएगा? तो इसको आप यहाँ पर सुमित्रानंद पंत के रूप में जाने और पहचाने। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ अगर बढ़ें तो आता है कि ग्रामश्री पाठ का मुख्य दृष्टिकोण। बेसिकली इसको अपन ने यहाँ पर एक एनालिसिस फॉर्म में लिया है, और एनालिसिस फॉर्म में जो 2-3 हेडिंग के साथ में कि अगर हमारे पास वो जिस्ट आ जाए तो लंबी चौड़ी बड़ी कविता अगर न भी याद हो तब भी हम यहाँ पर इसके जो प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो सकें। ग्रामश्री कविता में पंत, सुमित्रानंद पंत ने गांव की प्राकृतिक नाम में लिखा है ग्राम, और फिर लिखा है यहाँ पर श्री, ग्राम श्री, है ना। तो में प्राकृतिक और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, और विशेष करके यहाँ पर यह है कि जाड़े की सर्दी का खत्म होना और बसंत ऋतु का आना। और इस समय अगर आप यहाँ पर खेतों में देखोगे तो मटर दिखेगा, चना दिखेगा, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको उसमें गेहूं दिखेगा, जौ दिखेगी, सरसों दिखेगी, है ना। फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती। तो बेसिकली ये है कि इस कविता में किसके आसपास के मैदान का वर्णन किया है सुमित्रानंद पंत ने, कौन सी नदी का इसमें यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो आपके पास आएगा उत्तर क्या रहेगा? तो ये स्पेशल फोकस करके आप इसको याद रखें कि यहाँ पर इसका आंसर जाएगा आपके पास गंगा, और गंगा की सुंदर रेती को कवि द्वारा यहाँ पर बड़े तरीके से विवेचित किया गया है। फिर यहाँ से आगे चलें तो कवि का फोकस, कवि का फोकस है ग्राम्य जीवन की प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण करना है। फिर आगे वापस वही बात है कि खेतों में लहराती फसलें, फूलों और वृक्षों की शोभा का वर्णन ग्रामीण परिवेश की संपन्नता को बताती है। क्या? लहराती फसलें, फूलों और वृक्षों की शोभा का वर्णन ग्रामीण परिवेश की संपन्नता और प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को, कि वहाँ के जो लोग होते हैं विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र विशेष के, वे प्रकृति को यहाँ पर कितना अच्छी तरीके से प्रेम करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति को इसमें यहाँ पर बताया गया है। इस कविता के माध्यम से ग्रामीण वातावरण की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर आमतौर पर जब हम ग्रामीण भारत, शहरी भारत की बात करते हैं तो इनको भी बताने का प्रयास किया गया है कि देखिए गाँव की दुनिया भी कैसी होती है, गाँव का एक माहौल होता है वो कितना खुशनुमा होता है। तो उन्होंने कहा कि ग्रामीण वातावरण की ओर आकर्षित करना चाहते हैं और यह दर्शाना चाहते हैं कि गाँव की प्राकृतिक सुषमा या सौंदर्य कितना मोहक और मनमोहक होता है। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ बढ़ें तो बात आती है विषय वस्तु विश्लेषण में, जहाँ पर बात है इसमें प्राकृतिक सौंदर्य की।
तो खेतों में फैली हरियाली, सूर्य की किरणों का प्रभाव, ओस की बूंदों की आभा, नीला आकाश, लहलहाती फसलें, इन सभी तत्वों के माध्यम से कवि ग्राम्य जीवन के सौंदर्य को शानदार तरीके से विवेचित करते हैं। फसलों का चित्रण, बेसिकली आमतौर पर ये जो पूरी कविता है, इसमें यहाँ पर मैं कविता भी आपको 1 से 2 मिनट हार्डली लगेगा, लेकिन उसको सुनना जरूर रहेगा। पर उसका एक जो जिस्ट होता है कि अपने पास आ जाए, तो वहाँ पर जौ की बात की है, गेहूं की बात की है, सरसों। तो एक प्रश्न आपके लिए यही आ जाएगा कि सुमित्रानंद पंत, जिसे हम गोसाई दत्त या गोसाई दत्त को ही सुमित्रानंद पंत कहते हैं, इन्होंने अपनी यहाँ पर ग्रामसी रचना में निम्नलिखित में से किस फसल का नाम नहीं लिया। तब जब अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो आपने को वहां पर उत्तर सही तरीके से देते आना चाहिए। अब यहाँ पर आया जौ, गेहूं, सरसों, तीसी, मटर, पालक, धनिया, लौकी, टमाटर, मिर्च फसलों का वर्णन किया है। अब इसमें से कुछ नाम तो मैं आपको याद करा दूं। बेसिकली जाड़े का समय का खत्म होना, इसका मतलब ये कि सर्दियों का खत्म होना और बसंत ऋतु का आगमन होना। तो हम यहाँ पर जब अक्टूबर नवंबर की बात करते हैं, जब हमारी जाड़े की सर्दियाँ चालू होती हुई दिखाई देती है, तो जौ का कनेक्शन है हाँ, गेहूं का हाँ, सरसों का हाँ, मटर का हाँ, पालक का हाँ, उसके बाद में धनिया भी हैं और लौकी और टमाटर भी जो है वो कहीं आपको दिखाई देते हैं। तो शायद ही ऐसा इसमें यहाँ पर कोई नाम ऐसा रहा हो जो हमारी यहाँ पर पहुँच से बाहर हो। इट मीन्स अगर आप यहाँ पर खरी, रबी और जायद के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा रबी वाला सीजन यदि अगर आप पता कर ले, तो रबी वाले सीजन से आप कहीं ना कहीं याद कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्न पहले इसमें यहाँ पर आए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा विशेष करके यहाँ पर ध्यान रखें का विस्तृत वर्णन किया गया है इन फसलों को विभिन्न अलंकारों के से। बेसिकली यहाँ पर एक तो है इसमें पुनरुक्ति अलंकार, एक आपके पास इसमें आता है अनुप्रास अलंकार, और एक इसमें आता है यहाँ पर उपमा अलंकार, और एक इसमें यहाँ पर आता है मानवीकरण अलंकार। शानदार तरीके से अपनी कविता की पंक्तियों में इन अलंकारों का उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। फिर चलते हैं से आगे की तरफ। अगला कि मौसम और ऋतु परिवर्तन, बसंत ऋतु का आना, सर्दियों की धूप और ओस की बूंदे, फूलों के फलों के पकने का वर्णन कवि ऋतु परिवर्तन के प्रभाव के रूप में कहीं न कहीं रेखांकित करते हैं। मानवीकरण, बड़ा प्यारा शब्द, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा प्यारा शब्द, चाहे अलंकार की दृष्टि से भी अगर बात करो तो बड़ा प्यारा शब्द। आज अगर कभी समझ गए तो मानवीकरण को कभी डबल पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मानवीकरण का मतलब यहाँ पर क्या है कि दो शब्द अगर हम ले लेंगे, एक शब्द हम यहाँ पर प्रकृति और दूसरा पॉइंट ले ले मानव। यदि ये दो शब्दों की आपको समझ है, नंबर 1 प्रकृति और दूसरी मानव, आप मानव हैं, आंसर है यस। तो जो आप काम करते हैं, बस सिंपल से एग्जांपल इसको सुनना, फिर मैं इसमें बताऊंगा क्या लिखा है। जो आप काम करते हैं वो आपका काम प्रकृति कर दे, तो उसी चीज को हम यहाँ पर मानवीकरण कहते हैं। तो ग्राम श्री नामक कविता में सुमित्रानंद पंत साहब के द्वारा मानवीकरण अलंकार का धुआंधार तरीके से यहाँ पर विवेचन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर अपने पास ऐसी बात आती है कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो ये हंसना और ये मुस्कुराना ये अपना काम है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा फूल हंसे और कलियां मुस्काई। फूल और कलियां किसका हिस्सा है? वो प्रकृति का। तो जो हमारा काम था, यदि वो प्रकृति कर देती है तो उस बात को जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है? उसे मानवीकरण कहते हैं। फिर यहाँ पर ये आए कि जैसे कहीं अगर कार्यक्रम हो, ये बनना, ये ठनना, ये सजना, ये संवरना किसका काम है? हमारा। पर कवि अगर मान लो ऐसा कह दे कि मेघ आए बड़े बन ठन के सज संवर के, मेघ मतलब बादल, इट मीन्स यहाँ पर बादल प्रकृति का हिस्सा है, और वो अगर सजने संवरने का काम कर रहे हैं तो ये सजने संवरने का काम हमारा था, लेकिन हमारा काम जब कोई प्रकृति ले लेती है तो उस पॉइंट को जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है मानवीकरण। तो ऐसे ही शानदार तरीके से अपनी इस ग्रामश्री नामक कविता में इस मानवीकरण अलंकार को बहुत शानदार तरीके से इन्होंने विवेचित किया है। कवि विभिन्न तत्वों को मानवीय गुण प्रदान करते हैं, विभिन्न प्राकृतिक तत्वों को मानवीय गुण प्रदान करते हैं, जैसे कि घास की हरियाली को सपनों में खोया हुआ, सपने में खोया हुआ, सपने में तुम और हम खोते हैं। यहाँ पर कवि ने कहा कि घास की हरियाली सपनों में खो रही है, तो सपने देखना, सपनों में खोना ये हमारा काम, लेकिन जब अगर ये घास को दे दिया, घास किसका हिस्सा है? प्रकृति का। फिर आगे
आगे उन्होंने कहा बगुले अपने पंजों से कंघी करते हुए दिखाई दिए। ये जो बगुले हैं ये प्रकृति का हिस्सा हैं, ये बगुले प्रकृति का हिस्सा हैं और वो कंघी करते हैं। तो ये कंघी करना, ये लटे निकालना, ये सब अपना काम है, लेकिन यहाँ पर कवि ने पाठ में बगुले को दे दिया जिसको कि यहाँ पर एक प्रकृति का हिस्सा माना है। तो कुल मिलाकर के मानवीकरण का जिस्ट क्या कि जब किसी मानव के काम प्रकृति के द्वारा कर दिए जाएं या कर रही हो तो उसे हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है मानवीकरण। बेसिकली जैसे ये है कि जब सुबह सुबह आप उठते हो, है ना, जब सुबह सुबह अगर आप उठते हो आपको आलस आता है और कभी कभी लगता है कि यहाँ गिरा कि वहाँ गिरा। जब इस प्रकार की बात आती है कि यहाँ गिरा कि वहाँ गिरा तो उसमें वहाँ पर कॉन्सेप्ट ऐसा होता है और फिर शीतल जल से आप मुग्ध होते हो। अब ये कह दे कि सुबह सुबह वनस्पतियाँ लगी अलसाने। अब वनस्पति किसका हिस्सा है? प्रकृति का। आलसी किसको आती हमको, पर उसने कवि ने कहा कि ये वनस्पतियों को दे दिया। तो हमारा काम जब प्रकृति को दे देते हैं तो उस शब्द को जिस नाम से जानते हैं और पहचानते हैं वो क्या कहलाता है, उसे मानवीकरण के रूप में जानते हैं। तो इस पॉइंट का बहुत शानदार तरीके से इसमें यहाँ पर विवेचन है। फिर अगला शब्दावली और शैली। कवि ने बोली, कवि इट मीन्स कौन? तो स्मितानंद पंत साहब, जिनको आप गोसाई दत्त या जिनको आप शब्द शिल्प कवि के नाम से जानते हैं या जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में आप जानते हैं। कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया जिसमें भाषा सरल, प्रभावपूर्ण और सरल ग्राह्य या ऐसी लगती है कि जब आप कविता की पंक्तियों को पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि आपके सामने वो चित्र उभरते हुए आते हुए दिखाई दें। तो वो पॉइंट यहाँ पर आया इसमें। फिर आगे कविता में उपमा अलंकार कि जैसे चांदी की सी जाली, चांदी की सी जाली। फिर यहाँ पर रोमांचित सी धरती, अनुप्रास अलंकार। हील हरित, ये आपके पास अनुप्रास अलंकार। फिर यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश, हरे हरे, उड़ उड़ का सुंदर प्रयोग किया है। और इसके साथ मैंने आपको बता दिया इसमें कि मानवीकरण अलंकार का भी बहुत शानदार तरीके से इसमें यहाँ पर उपयोग किया हुआ है ना। फिर आगे मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम में ग्राम की हरियाली को पन्ना, इट मीन्स मरकत, रत्न से तुलना करके उसे और अधिक मोहक बना दिया है। तो ये कहीं ना कहीं अपने पास ये जो पार्ट है उस पार्ट से रिलेटेड मेन बातें। एक आध बात और फाइनल निष्कर्ष इस कविता में, इट मीन्स ग्राम श्री कविता में स्मितानंद पंत ने ग्राम्य जीवन की सौंदर्यता का, कि गाँव की भी दुनियादारी को आप देखिए कितनी सौंदर्य है, कि सौंदर्यता का अतुलनीय चित्रण किया है। फिर आगे उनकी शब्द चित्र गाँव के हर कोने को जीवंत बना देते हैं जिससे पाठक अपने मन मस्तिष्क में एक मनोरम दृश्य अंकित कर सकते हैं। यह कविता केवल प्रकृति के सौंदर्य का गुणगान नहीं करती, अब ध्यान देना, यह कविता केवल प्रकृति के सौंदर्य का गुणगान नहीं करती बल्कि प्रकृति के साथ मनुष्य के आत्मीय संबंध की अभिव्यक्ति भी यहाँ पर करा देता है। और जब प्रकृति के साथ मानव संबंधों की जब यहाँ पर अभिव्यक्ति हो जाएगी, जब उनका मिलन हो जाएगा और हमारे काम कुछ ऐसे होंगे जो प्रकृति को दे दिए जाएंगे, तब वहाँ पर जिस बात को हाईलाइट करोगे वो पॉइंट आपके पास कौन सा होगा, उसे मानवीकरण के रूप में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर पार्ट से रिलेटेड एक बेसिक सी जो जानकारी होनी चाहिए थी वो है। अब मैं आपको कविता की कुछ पंक्तियाँ 2-1 मिनट लगेंगे पर सुनना इसको जरूरी है क्योंकि कभी कभी यहाँ से आ जाए। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। अब यहाँ पर यह है कि हरियाली तो फैली हुई है लेकिन किसके समान, ये एक प्रश्न आपका यही बन गया। मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। फिर आगे तीनों के हरे हरे तन पर हीर हरित रुधिर है रहा झलक, श्याम भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। फिर आगे रोमांचित सी लगी वसुधा। अगला प्रश्न यही बन गया कि रोमांचित सी ग्रामश्री कविता में रोमांचित सी कौन लग रहा है, ये प्रश्न हो गया, 100% हो गया। अब आप इसको पकड़ पाते हो तो यह आपका किस्मत है। रोमांचित सी लगी वसुधा, और वसुधा आप जानते हो पृथ्वी है, ईला है, मैदिनी है, अचला है ना। आई जो गेहूं में बाली, किसमें बाली है, जो और गेहूं में। अरहर और सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली। तो सोने की किंकणियां के समान कौन है, तो अरहर और सनई है ना। अब आगे उड़ती भीनी तैलाक्त
उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। अब यहाँ पर गंध जो है वो तेल के समान किसकी आ रही है? सरसों की। लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली, है ना। फिर यहाँ से चलते हैं आगे। रंग रंग के फूलों में, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। वृंत बेसिकली यहाँ पर जो पेड़ का पौधा का जो तना होता है उसके संदर्भ में बात बताई गई है यहाँ पर। फिर आगे, अब स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, रजत मतलब चांदी, स्वर्ण मंजरियों से लद गई है आम तरु की मतलब आम की जो डालियां हैं, घर रहे पीपल हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल, ये आ गया कटहल का भी जिक्र है, मुकुलित जामुन, जंगल झरबेरी झुली, फूले आड़ू, नींबू दाड़िम, दाड़िम क्या है? अनार, आलू गोभी बैंगन, है ना। आप देखो, अगर आपको थोड़ा सा रबी के मौसम को अगर आप देख लें और अगर आप रबी के सीजन से संबंधित अगर बातें जानते हैं या फसलें जानते हैं तो बहुत सारे नाम इसमें यहाँ पर चल, तो थोड़ा सा उधर की तरफ आपके पास जायद वाले कॉन्सेप्ट में जाएगा, लेकिन गोभी बैंगन मूली उसके बाद बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इससे कनेक्शन आपके पास कहीं ना कहीं होती है। फिर आगे की तरफ बढ़े यहाँ से। पीले मीठे अमरूदों में, अमरूद कैसे थे? पीले और मीठे। अब लाल लाल चितियां पड़ी, अमरूद में जो है वो लाल लाइनें पड़ गई है। ये सब प्रश्न एक आध बार किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया है। पक्के सुनहले मधुर बेर, बेर की भी बात हुई है। औली सी तरु की डाल जड़ी, औली मतलब आंवले छोटे छोटे, है ना। लह लह पालक, ये पालक भी आ गया। मह महम धनिया, धनिया आ गई। लौकी वो सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली, ये मिर्च भी आ गया। फिर आगे, बालू के सांपों से अंकित, गंगा की सतरंगी रेती। बेसिकली यहाँ पर जो गंगा के आसपास जो हैं तो उसमें जब पानी जब जाता है तो उसकी वहाँ पर लहरों के कारण ऐसा लगता है रेत के ऊपर निशान बन जाते हैं जैसे वहाँ पर सांप हो। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, है ना। कौन सी नदी की बात की गई है? गंगा की। तट पर तरबूजों की खेती, किसकी खेती? तरबूजों की। अंगुली की कंघी से बगुले, ये आ गया यहाँ पर बगुले। क्या कर रहे हैं इसमें? कंघी कर रहे हैं। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुख खाब पुलिन पर, मग रोटी रहती सोई। फिर आगे यहाँ से बस लास्ट एक आध बचा है। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियारी में निशी की, तारक सपनों में से खोए, मरकत डिब्बे साख ग्राम, मरकत पन्ना, मरकत डिब्बे साख खुला ग्राम, जिस पर नीलब नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन, है ना। तो इस प्रकार से आपके पास ये एक पूरी कविता है जिसमें आने वाले अगर थोड़ा सा एक आध बार आप और अपने लेवल पर भी इसमें प्रयास कर लें और सारे नाम छाट लें, मेरा तो 100% प्रश्न जो है वो यही है। इसमें यहाँ पर जितने नाम आए हैं कि क्या बगुले की बात की है, कि मगरमच्छ की बात की है, कि कोकिला की बात की है, कि मटर की बात है, कि मिर्ची की बात है, क्या मक्के की बात है, क्या ज्वार की बात है, तो ये आपको जो है उसमें वहाँ पर एक बार आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यदि अंदर से प्रश्न उठता है तो 100% अपना प्रश्न यहाँ से आ जाएगा और इधर उधर अपने को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एक प्रश्न की भी बड़ी वैल्यू है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखें मेरे भाइयों। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। स्मितानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? ए नैनीताल में, बी देहरादून में, सी बागेश्वर कौशानी में और डी अल्मोड़ा में। तो अभी हमने यहाँ पर देखा बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर आपके पास क्या है? बागेश्वर जिले में, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कौशानी गांव में इनका जन्म होता है। तो आंसर अपने पास है यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत का वास्तविक नाम क्या था? क्या सुमित्रानंदन गोस्वामी था, क्या गोसाई दत्त था, या फिर शिवानंद पंत था, या गोविंद प्रसाद? तो अपन ने ये देखा कि जब ये वहाँ जाते हैं
है ना, गवर्नमेंट हाई स्कूल में अल्मोड़ा में जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो उस समय अपना नाम यहाँ पर जो इनका गोसाई दत्त होता है उसको सुमित्रानंदन पंत के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसलिए इनका वास्तविक नाम, जन्म का नाम क्या है, तो आंसर आपके पास यहाँ पर गोसाई दत्त के रूप में हम इनको जानते हैं। वैसे तो आप इन्हें शब्द शिल्प कवि के रूप में भी जानते हो, है ना। फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3, सुमित्रानंदन पंत ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ प्रवेश लिया? ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, बी गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा, सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डी दिल्ली विश्वविद्यालय। आंसर है कि सन 1910 में, है ना, सन 1910 में गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा में ये जाते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, और यहीं पर इनका जो नाम गोसाई दत्त होता है, इस गोसाई दत्त से ये क्या बन जाते हैं? तो उत्तर आता है आपके पास सुमित्रानंदन पंत के रूप में बनते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर अपने पास यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर है इसमें बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, सुमित्रानंदन पंत ने किस महापुरुष, किस महान पर्सनैलिटी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया? आंसर है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो उत्तर क्या जाएगा इसमें? महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज जो है ये यहाँ पर छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञान पुरस्कार किस कृति मिला? ए कला और बूढ़ा चांद, बी चिदम्बरा, सी वीणा और डी लोकायतन। तो आप सभी को याद है इसमें यहाँ पर कि जिस बात के लिए मिला वो इसमें यहाँ पर उत्तर क्या जाता है? तो ये अपने इसमें चिदम्बरा जाता है, और इसके लिए 1968 में, है ना, क्योंकि इसके लिए जो पुरस्कार है उसका नाम है साहित्य अकादमी। कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कि चिदम्बरा के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? वो है आपके पास बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ग्रामश्री कविता का मुख्य दृष्टिकोण क्या है? ए ग्रामवासियों का संघर्ष, बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता संग्राम नहीं। औद्योगिकरण का प्रभाव नहीं। गांव की प्राकृतिक सौंदर्य, सूक्ष्म और समृद्धि का वर्णन करना। आंसर आता है कि यस। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर अपने पास यहाँ पर बी। 7th नंबर, सुमित्रानंदन पंत को शब्द शिल्पी क्यों कहा जाता है? ये अत्यंत कठिन शब्दों का प्रयोग करते थे। वे शब्दों की सुंदर बनावट और कब, कहाँ, किसको, कौन से शब्द का उपयोग करना है, क्या इसमें निपुण थे। उनकी कविताएं गद्य के समान थी, उनकी भाषा बहुत सरल थी, तो उनके शब्दों की सुंदर बनावट और प्रयोग में वो निपुण थे, इसलिए इन्हें शब्द शिल्प कवि भी कहा जाता है। और प्रकृति का सुकुमार कवि तो इसलिए कहा जाता है कि गांव के जो प्राकृतिक सौंदर्य को मनमोहक दृष्टि से इन्होंने वर्णन किया ही। ये आपने पूरे पाठ की सहायता से कहीं न कहीं इसको समझ लिया। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, सुमित्रानंदन पंत की कविता में मुख्य चित्रण मिलता है? युद्ध और राजनीति का नहीं, औद्योगिकरण शहरीकरण का नहीं, वैज्ञानिक उपलब्धि का नहीं, प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंध। और विशेष करके तो तब और मजा आता है जब हमारे मानव के काम इस सुमित्रानंदन पंत के द्वारा यहाँ पर हमारे इन मानव के काम, जैसे मान लो ये है कि बगुले का कंघी करना, बगुले का कंघी करना, ये जो है वो मानव के काम होते हैं। वो जो प्रकृति के हिस्से में जो जीव जंतु जाते हैं उनको काम दे दें, प्रकृति के संदर्भ में जो वनस्पति पेड़ पौधे जाते हैं उनको काम दे दें। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो उसका विवेचन किया है, ऐसा यहाँ पर किसी और अन्य कवि के इसमें यहाँ पर नहीं दिखाई देता, इसलिए इसका उत्तर क्या जाएगा? तो आंसर अपने पास है यहाँ पर बी, प्रकृति और मनुष्य का अंतरंग संबंध। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामश्री कविता में कौन सी नदी का उल्लेख किया गया है? 100% इंपॉर्टेंट पॉइंट, 100% इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीरेन, है ना। तो इसका उत्तर जो है यहाँ पर देखिए कि क्या यमुना की बात, नर्मदा की बात, गोदावरी की बात नहीं, गंगा के उत्तरी मैदानों की बात यहाँ पर की गई है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? तो उत्तर आपके पास रहेगा इसमें गंगा। नेक्स्ट पॉइंट ऐसे भी याद रख लेना, ग्रामश्री गंगा, कवि ने गांव को हरता जन्मन क्यों कहा है? शानदार प्रश्न। कवि ने इट मीन्स कौन? तो प्रश्न अपने पास ऐसा आएगा कि सुमित्रानंदन पंत ने ग्रामश्री नामक कविता में गांव को हरता जन्मन क्यों कहा है? ए गांव की सड़कें और गलियां स्वच्छ है, डी गांव में मेले और त्योहारों का आयोजन होता है, सी
गांव में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, गांव का शांत वातावरण जो मनमोहक लगता है, इसलिए उसे जनमन कहा गया है। और बकायदा अच्छा वाला क्वालिटी वाला ये आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? आंसर आता है यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का नहीं, शीत ऋतु का नहीं, वर्षा ऋतु का नहीं, जाड़े के अंतिम दिन और बसंत ऋतु का, है ना। तो फिर यहाँ पर अपने पास ऑप्शन क्या जाएगा कि जाड़े के अंतिम दिनों का शानदार तरीके से इसमें विवेचन या वर्णन किया गया है। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने गांव को मरकत डिब्बे सा खुला। कवि ने गांव को, स्मितनंदन पंत ने गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा है? ए, गांव में अनेक प्रकार के फूल खिले हैं, गांव हरे भरे खेतों और खुले आकाश से घिरा हुआ है, गांव में लोग सोने चांदी गहने पहनते हैं, गांव में पत्थरों से बने सुंदर मकान हैं। अब यहाँ पर अगर अपन देखें, मरकत डिब्बे सा खुला, गांव हरे भरे खेतों और खुले आकाश से घिरा हुआ है, फिर आपके पास ए, इसमें से जो है वो सटीक उत्तर आपका क्या जाएगा? हमारा का सटीक उत्तर क्या होगा? क्या इसका आंसर ए है या फिर आपके पास यहाँ पर बी है? क्या है जल्दी से? बिल्कुल सही जवाब, गांव हरे भरे खेतों और खुले आकाश से घिरा हुआ है, जहां फसलें लहलहाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका सटीक उत्तर क्या जाएगा? तो सटीक आंसर अपने पास है यहाँ पर बी, है ना। फिर अगला पॉइंट, अरहर और सनई के खेत। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? क्या वो सूखे और पीले पड़े हुए हैं, सोने जैसे करधनियों से सजे हुए, या सफेद फूलों से भरे हुए, या हरी भरी बेलों से ढके हुए? तो कविता में एक जगह अगर आपने ध्यान से सुना हो तो स्पष्ट वहां पर लिखा हुआ है कि सोने जैसे किंकिणी करघनियों जैसे वो सजे हुए हैं। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? तो इसका आंसर अपने पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव में पकने वाले फलों का कौन सा वर्णन किया गया है? कि आम के पेड़ फूलों से लदे हैं, केले के गुच्छे झूल रहे हैं, मीठे अमरूदों में लाल चितियां पड़ गई। बेसिकली अगर आप वहां पर अगर देखते हो तो उसमें जो मीठा अमरूद है और उस मीठे अमरूदों में जो लाल चितियां पड़ी हुई है वो कविता में स्पष्ट रूप से उल्लेख है ना। अनार के दाने लाल हो गए तो आंसर आपके पास नहीं, इसका उत्तर क्या है कि मीठे अमरूदों में लाल चितियां पड़ गई है। अगला 15, कविता में किस फसल की बालियां पृथ्वी रोमांचित दिखाई देती है? कविता में किस फसल की बालियां आने से पृथ्वी रोमांचित दिखाई देती है? ए, जौ और गेहूं से, बी, धान और बाजरा से, सी, मक्का और चना से, और डी, अरहर और मूंग। तो आपने वहां पर देखा था कि स्पष्ट वहां पर कविता में, बिल्कुल सही जवाब, कविता में स्पष्ट रूप से वहां पर जौ और गेहूं का उपयोग होता हुआ दिखाई देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में किस वनस्पति की तेलमय गंध का उल्लेख किया गया है? तेलमय गंध, क्या वहां पर तुलसी की नहीं, मेहंदी की नहीं, बैल की नहीं? आंसर आपके पास यहाँ पर किसकी? तो उत्तर जाता है सरसों की तेलमय गंध का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पर अगला है, कवि ने किस पौधे की कली को नीलम रत्न कहा है? ए, सरसों को, बी, अलसी को, सी, अरहर को, या डी, धनिया को? कवि ने किस पौधे की कली को नीलम रत्न कहा है? ए, सरसों, बी, अलसी, और सी, अरहर, और डी, धनिया। तो क्या इसका उत्तर होगा? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर होगा वो है अपने पास यहाँ पर अलसी। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव के वातावरण की विशेषता क्या है? मतलब ग्रामश्री कविता के संदर्भ में वातावरण की विशेषता क्या है? क्या गांव प्रदूषण से भरा हुआ है, भीड़ भाड़ वाला है, हरियाली प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, या कंक्रीट की इमारतों से भरा हुआ है? तो इसका आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? इसका आंसर आपके पास सी, हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं। 19, ग्रामश्री कविता के रचनाकार कौन हैं? ए, महादेवी वर्मा, ए, स्मितनंदन पंत, महादेवी वर्मा,
निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? तो इसका उत्तर क्या है? गोसाई दत्त। कभी नाम आ जाए तो ध्यान रखना, या शब्द शिल्प कवि, तो आंसर आता है कि सुमित्रा पंत या गोसाई दत्त जो है ग्रामश्री कविता के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, बालू के सांपों से अंकित, बालू के सांपों से अंकित पंक्ति का क्या तात्पर्य है? ए, गंगा में सांप रहते हैं। बी, पानी की लहरों से बालू पर आकृतियां बनती हुई दिखाई देती हैं सांपों के समान, है ना। रेगिस्तान में सांपों के निशान नहीं, गांव में बहुत सारे सांप रहते हैं, आंसर है यहां पर नहीं। सटीक उत्तर क्या जाएगा इसका? तो ये गया अपने पास यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसमुख हरियाली का क्या अर्थ है? ए, गांव की हरियाली जीवन से भरी हुई है, गांव में सभी लोग खुश रहते हैं, गांव में हरियाली कम है, गांव में फूल नहीं खिले हैं। तो इसका सटीक आंसर जाएगा कि गांव की हरियाली जीवन से भरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, हील हरित, ये धुआंधार प्रश्न 100% आने की संभावना है। हील हरित रुधिर है रहा झलक, हील हरित रुधिर है रहा झलक में कौन सा अलंकार है? तब आपके पास यहां पर यह है ह। इसका मतलब है कि वर्णों की आवृत्ति हुई है। जब अगर वर्णों की आवृत्ति अगर होती है तो इसमें आपके पास यहां पर आंसर क्या जाएगा? तो इसमें जाएगा अनुप्रास, न उपमा, न रूपक, आपके पास पुनरुक्ति प्रकाश। पर यदि एग्जामिनर ने दिमाग लगा लिया और आपसे ये पूछ लिया कि बेटा तू तो ये बता दे कि चल तेरा उत्तर यहां पर अनुप्रास है, लेकिन इस अनुप्रास का भी कौन सा प्रकार? क्या छह का अनुप्रास है, क्या वृत्त्या है, क्या लाटा है, क्या श्रुत्या है, क्या अंत्या है? क्या होगा इसका? जल्दी से। बिल्कुल महेश गणेश दिनेश जो है इसका उत्तर दिया है, बाकी भी इसमें उत्तर दें। नांगी जी, क्या इसका आंसर होगा? तब यहां पर अपने पास पॉइंट इसमें आता हुआ दिखाई दिया कि हील हरित, इसका मतलब है कि एक वर्ण एक बार पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए ऐसी स्थिति में जो नाम आपके पास यहां पर जाता है वो क्या जाता है? इसमें छह का अनुप्रास, क्योंकि वृत्त्या तो तब होता जब एक वर्ण एक से अधिक बार रिपीट मारता है ना। तो इसका आंसर अपने पास यहां पर क्या है? तो इसका उत्तर है आपके पास यहां पर अनुप्रास, और अनुप्रास में भी यदि आ जाए तो छह का अनुप्रास। चलते हैं पॉइंट, तीनकों के हरे हरे तन पर में कौन सा अलंकार है? तीनकों के हरे हरे तन पर, है ना। क्या इसमें यहां पर उपमा और उत्प्रेक्षा है? नहीं। अनुप्रास और रूपक है? नहीं। यमक और श्लेष? नहीं। हरे हरे तन पर तो हरा हरा हुआ पुनरुक्ति प्रकाश, एक पॉइंट अपने पास यहां पर। फिर अगर हम यहां पर देखें तो तन पर, तो ये तन जो होता है वो मानव से कनेक्शन है, शरीर से, इसलिए इसका उत्तर क्या जाएगा? तो पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण। अभी मैंने बताया कि मानवीकरण क्या, कि जब हमारे प्रकृति के जो काम होते हैं वो प्रकृति के कामों को यहाँ पर वनस्पति पर, जो हमारे मानव के जो काम होते हैं वो प्रकृति को दे दी जाएं, तो उस पॉइंट को जिस नाम से जानते हो कहलाता है मानवीकरण। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? आंसर है ए। बिल्कुल, जिन लोगों ने उत्तर दिया है वो सही है। नेक्स्ट पॉइंट, इस कविता का चित्रण भारत के किस भूभाग से संबंधित है? क्या राजस्थान का रेगिस्तान लिया है, उत्तर भारत का गंगा तट, दक्कन का पठार, या पश्चिमी घाट का क्षेत्र? तो इसका उत्तर जाएगा कि उत्तर भारत का गंगा तट का इसमें यहां पर वर्णन किया गया इस कविता में, इट मींस ग्रामश्री कविता में, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला, कविता में गंगा के किनारे की कौन सी विशेषताएं वर्णित हैं? ए, वहां रेत की टीलों का विस्तार है, वहां बालू पर लहरों के निशान बनते हैं, गांव में नावें चल रही हैं, वहां बहुत सारे मंदिर हैं। तो ये है नहीं, ये है नहीं और ये है नहीं, तो फिर इसका उत्तर क्या है? तो बालू पर लहरों के निशान बनते हैं, वो इसका यहाँ पर आंसर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आंसर अपने पास क्या है? आंसर इसमें यहाँ पर बी। बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रामश्री कविता का मुख्य भाव क्या है? गांव की गरीबी और पिछड़ापन का जिक्र करती हुई? नो। ग्रामीण जीवन और प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण? यस। किसानों कठिनाइयां, शहरीकरण का प्रभाव? आंसर है यहाँ पर नहीं। क्या जाएगा इसका उत्तर? वो है आपके पास इसमें यहाँ पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, कविता में जाड़े के अंतिम समय का
क्या प्रभाव दर्शाया गया है? जाड़े का अंतिम समय, क्या गांव में बर्फ जमी हुई है, गांव वीरान हो गया, गांव के लोग सर्दी से कांप रहे? नहीं, अंतिम समय है मतलब अब पक गए, है ना, अंतिम समय है, इट मीन्स पक गए। तो जाड़े के अंतिम समय का क्या प्रभाव? तो खेतों में फसलें पक चुकी है, इससे जो है इसको यहाँ पर दर्शाया गया है या लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामश्री कविता की भाषा शैली कैसी है? ये प्रश्न आया है पिछले ट्रेंड को अगर अपन देखते हैं तो नो, नहीं, नहीं, कैसी? तो उत्तर आता है कि सरल और सहज और चित्रात्मक रूप में यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अगला प्रश्न, सनई किसका नाम है? एक प्रकार की घास है, यूज हुआ है इसमें शब्द। एक पौधा जिससे रस्सी बनाई जाती है, एक फलदार वृक्ष है, एक औषधि पौधा है। तो एक पौधा जिससे रस्सी बनाई जाती है उसे हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है? उसे सनई कहते हैं ग्रामश्री कविता के संदर्भ में। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामश्री कविता के संदर्भ में किंकिणी शब्द का अर्थ क्या है? ए पैरों की पायल, हाथों की चूड़ियां, कान की बाली, नहीं करधनी करघनिया। करधनी या करघनिया, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? इसका उत्तर है आपके पास यहाँ पर सी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने जिस समय इसका विवेचन किया था कविता में, वहां पर आपको इसका मीनिंग बताया था। नेक्स्ट पॉइंट, वृंत शब्द का क्या अर्थ है? ये भी मैंने बताया था। जड़ का प्रकार नहीं, पत्ते का रंग नहीं, पेड़ की शाखा नहीं, तना, फूल का तना को वृंत शब्द के रूप में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो आंसर आएगा इसमें यहाँ पर ए। अगला पॉइंट, मुकुलित शब्द का सही अर्थ क्या है? ए पूरा खिला हुआ फूल, नो सूखा हुआ फूल, न झड़ चुका फूल, नो अध खिला फूल। मुकुलित को क्या कहा जाता है? अध खिला फूल, है ना। तो इसका यहाँ पर आपके पास क्या गया? वो जाएगा आपके पास इसमें बी। नेक्स्ट पॉइंट, अवली किसे कहा जाता है? बताया था मैंने वहां पर कविता में, बड़ा आंवला, सूखा हुआ आंवला, आंवले का पेड़, छोटा आंवला को अवली कहते हैं। अवली जो है वो किसे कहते हैं? तो छोटे आंवले को अवली के रूप में डिफाइन किया जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट 34, सरपत शब्द का क्या अर्थ है? हरी भरी झाड़ी, नो सूखे पत्ते नहीं, सरपत घास पात और तिनके को यहाँ पर सरपत शब्द के नाम से सुमितन पंत साहब ने उल्लेखित किया है। पानी का स्रोत, आंसर है यहाँ पर नहीं। तो उत्तर है हमारे पास यहाँ पर इसका क्या? तो ये है आपके पास सी। नेक्स्ट पॉइंट, सुरखाब किसका नाम है? एक शब्द यूज हुआ है, एक प्रकार का फूल नहीं, एक प्रकार का रत्न नहीं, एक प्रकार की नदी नहीं, एक प्रकार का पक्षी जो चक्रवाक के रूप में, एक प्रकार का पक्षी जो चक्रवाक के रूप में सूरखाब के नाम से यहाँ पर जाना और पहचाना जाता है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? एक प्रकार का पक्षी। नेक्स्ट पॉइंट 36, हिम आतप क्या है? हिम का मतलब ठंडा, आतप का मतलब गर्म, है ना। तो बर्फीली आंधी नहीं। फिर यहाँ पर आया इसमें कि हिम मतलब सर्दी, हाँ, आतप मतलब धूप, हाँ। तो ये जो है आपके पास इसका उत्तर जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर है सर्दी की धूप को हिम आतप के रूप में यहां पर डिफाइन किया गया है, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकत किसका नाम है? एक प्रकार की धातु नहीं, पन्ना नामक रत्न। कविता में भी सुना हो तो वहां पर बताया था, सूर्य का प्रकाश नहीं, एक प्रकार का पौधा, आंसर है नहीं। मरकत क्या है? तो पन्ना नामक रत्न को मरकत के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हरना का सही अर्थ क्या है? कविता में आया है ना। छीन लेना नहीं, दूर हटाना नहीं, चुराना नहीं, हरना, हर लेना मतलब अपनी तरफ जो है वो आकर्षित कर लेना। इसका उत्तर जाएगा, तो उत्तर आपके पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट पॉइंट 39, सुमित्रानंदन पंत की कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय इतिहास का वर्णन, समाज सुधार का संदेश, नगर जीवन की समस्याएं नहीं, ग्राम्य जीवन की प्राकृतिक सुंदरताओं का चित्रण करना, ये इनका जो है मुख्य उद्देश्य है। तो आंसर जाएगा आपके पास बी। नेक्स्ट पॉइंट, कवि ने खेतों में उगने वाली किस फसल का उल्लेख नहीं किया है? शानदार प्रश्न है, चमकते सूर्य के समान स्टार दिलाने वाला। क्या इसका उत्तर
जो यूज है, गेहूं किया है, तीसी किया है, मक्के का नहीं किया। ध्यान से देखना उसमें। अब क्या होगा जब ऐसा प्रश्न आपसे बना देंगे और यार ये बोले तीसी और क्या होता है, ढूंढो क्या होता है तीसी, है ना, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि तीसी जो है किसे कहते हैं। तो ये पॉइंट अपने पास यहाँ पर आता है कि किसका नहीं है इस पूरी ग्रामश्री नामक कविता में मक्के का यूज नाम नहीं लिया, ज्वार का नाम जो है वहां पर नहीं लिया। तो उसका उत्तर क्या जाएगा, आंसर अपने पास यहाँ पर मक्का। अगला है, सुमित्रानंद पंत की कविता में कौन सा तत्व रूप से उभर कर आता है? धार्मिक आस्था, वीरता संघर्ष, नगर जीवन का यथार्थ, प्राकृतिक सौंदर्य। तो ये पॉइंट अपने पास यहाँ पर आता है प्राकृतिक सौंदर्य। तो उत्तर क्या जाएगा, ये है आपके पास इसमें यहाँ पर बी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, कवि ने ग्राम्य जीवन के सौंदर्य को उभारने के लिए किस ऋतु का विशेष रूप से उल्लेख किया है? ग्रीष्म का नहीं, शरद का नहीं, वर्षा का नहीं, किसका? तो आंसर आता है यहाँ पर बसंत ऋतु के आगमन का। और जब खेतों में यहाँ पर फसलें लहलाती हुई दिखाई देती है तो उस ऋतु का मुख्य रूप से इसमें यहाँ पर विवेचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकत डिब्बे साख खुला ग्राम में मरकत किसका प्रतीक है? अभी अपन ने बताया यहाँ पर, है ना, न स्वर्ण है, न हीरा है, न चांदी है, क्या है इसका उत्तर? तो वो है आपके पास पन्ना, एक प्रकार का यहाँ पर रत्न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, कविता में खेतों और फसलों को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? वीर रस के माध्यम से? बिल्कुल नहीं। हास्य रस के माध्यम से? नहीं। समय समस्या के रूप में? नहीं। अलंकारों का धुआंधार तरीके से सजीव रूप में चित्रण करके आपके समक्ष उन्होंने यहाँ पर भेजा है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर अपने पास सी। नेक्स्ट पॉइंट, चांदी की सी जाली किस अलंकार का उदाहरण है? चांदी की सी, इसका मतलब है कि उपमा दे रहे हैं, हाँ ये नहीं है, ये नहीं है, और ना यहाँ पर पुनरुक्ति है ना। सी से समतुल्य नाई ज्यों सरीखा जैसे शब्दों का जब प्रयोग होता है तो सामान्यतः हम उपमा अलंकार की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हील हरित में कौन सा अलंकार है? ही ह, ये अभी आगे भी प्रश्न आ गया था। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ह। वर्णों की पुनरावृत्ति अनुप्रास में होती है, अनुप्रास में भी पर्टिकुलर आ जाए तो नाम, छह का अनुप्रास। बिल्कुल सही जवाब, जिन लोगों ने उत्तर ए दिया है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में बगुले अपने पंजों से कंघी करते हैं किस अलंकार का उदाहरण है? शानदार पॉइंट। यदि मानवीकरण का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं जाना चाहिए। बगुले एक प्रकार से प्रकृति का हिस्सा है, पंजों से कंघी करते हैं, ये कंघी करना इन मानव का काम है ना। कभी कभी ऐसे लटे निकालना इन मानव काम है। तो नाम क्या है इसका? मानवीकरण। सिंपल सी परिभाषा क्या कि जब किसी मानव के काम किसी कविता में कोई कवि प्रकृति से करवा दे, प्रकृति को करवाते हुए दिखाई देता है, तो उस पॉइंट को जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है? उसे मानवीकरण के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हरे हरे उड़ उड़ में कौन सा अलंकार है? हरे हरे शब्द रिपीट, उड़ उड़ शब्द रिपीट। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर है अपने पास यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश। बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कवि ने ग्राम्य जीवन के सौंदर्य को उभारने के लिए कौन से प्राकृतिक तत्वों का वर्णन किया है? खेतों की हरियाली, हाँ। ओस की बूंदें, हाँ। लहलाती फसलें, हाँ। तो इसका उत्तर क्या है? ये है आपके पास यहाँ पर उपरोक्त सभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न अपने पास है, कविता में किस मौसम में फसल पकने का उल्लेख किया है? ए ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। उत्तर है नहीं, यहाँ पर बसंत ऋतु की चर्चा इसमें की गई है। तो इसका सटीक उत्तर क्या जाएगा? वो है आपके पास इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामश्री कविता की भाषा कैसी है? कठिन संस्कृत निष्ठ नहीं, आम बोलचाल की भाषा नहीं, सरल, प्रभावपूर्ण, सहज और चित्रात्मक, है ना।
तो उत्तर क्या जाएगा इसका? सी। मिश्रित और अंग्रेजी हिंदी नहीं, उत्तर है यहाँ पर अपने पास सी। ठीक है। सुमितनंदन पंत की कविता ग्रामश्री मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? अब अपने पास यहाँ पर इस पाठ की समझ कहीं ना कहीं तो समझ में आ गया कि ग्राम्य जीवन की प्राकृतिक सुंदरता की बातें की गई है, तो इसका उत्तर बी यहाँ पर जाएगा। इसी के साथ ये पाठ जो है वो ग्रामश्री वाला समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। आप वीडियो को देख करके इस पर कमेंट लिखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और क्या आपको चाहिए वो जो है इसमें यहाँ पर बताने का प्रयास करें। इसी के साथ इस पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।